चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और परीक्षा के नज़रिए से बेहद अहम विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है भारतीय ग्रामीण समाज पर प्रवसन यानी माइग्रेशन के बहुआयामी प्रभाव। समाजशास्त्र या ग्रामीण विकास को बारीकी से समझने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब बड़ी तादाद में लोग अपने गांव छोड़ते हैं तो पीछे छूट गए समाज का पूरा ताना बाना आखिर कैसे बदल जाता है। इस पूरी चर्चा को आसान बनाने के लिए हम इसे एक रिपल इफेक्ट या पानी में उठने वाली तरंगों के ढांचे की तरह समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसके अर्थ और प्रकार से, फिर इसके कारणों को टटोलेंगे, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को तौलेंगे, समाज और महिलाओं पर इसके असर को देखेंगे और अंत में समाजशास्त्रीय नजरिए से होते हुए सरकारी प्रयासों तक पहुंचेंगे। तो आइए सबसे पहले बुनियादी बात से शुरू करते हैं। प्रवसन का आखिर अर्थ क्या है और इसके प्रकार क्या-क्या होते हैं? किसी भी सामाजिक प्रभाव को समझने से पहले उसकी मूल अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। समाजशास्त्र में प्रवसन यानी माइग्रेशन का मतलब सिर्फ यहाँ से वहाँ चले जाना नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति या समूह का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कारणों से एक जगह से दूसरी जगह अस्थायी या स्थायी तौर पर बस जाना है। परीक्षा के रिवीजन के लिए इस परिभाषा को बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि ये साफ तौर पर बताती है कि माइग्रेशन के पीछे हमेशा कोई ना कोई बहुत ठोस वजह जरूर होती है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि भारत में प्रवसन कोई एक जैसी प्रक्रिया नहीं है। मुख्य रूप से ये 4 तरह के होते हैं। पहला है ग्रामीण से शहरी प्रवसन, जैसे रोजगार की तलाश में बिहार से दिल्ली जाना। दूसरा है गांव से गांव, जो अक्सर खेती बाड़ी में मजदूरी या शादियों की वजह से होता है। तीसरा है मौसमी माइग्रेशन, जहां मजदूर कुछ महीनों के लिए जाते हैं, जैसे फसल कटाई के वक्त उत्तर प्रदेश से मजदूरों का पंजाब जाना। और चौथा, हमेशा के लिए नई जगह बस जाना, यानी स्थायी प्रवसन। विश्लेषणात्मक उत्तर लिखते समय इन भौगोलिक उदाहरणों को शामिल करने से तर्क बहुत मजबूत हो जाता है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से पर। आखिर इस ग्रामीण प्रवसन के मुख्य कारण क्या हैं? वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं? समाजशास्त्र की भाषा में बात करें तो हम इसे पुश और पुल फैक्टर कहते हैं, यानी कुछ परिस्थितियां गांव से बाहर धकेलती हैं तो कुछ शहरों की ओर खींचती हैं। इसके 6 बड़े कारण हैं। आर्थिक कारण जैसे गरीबी और बेरोजगारी तो सबसे प्रमुख हैं ही। फिर आता है गहराता कृषि संकट। शहरों के औद्योगिकरण की चमक और बेहतर शिक्षा की चाहत भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ सामाजिक कारण भी है। अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदाय जातिगत भेदभाव से दूर एक सामाजिक समानता की तलाश में शहर भागते हैं। और अंत में सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों को विस्थापित कर देती हैं। इस सिद्धांत को वास्तविकता से जोड़ने के लिए भारत के 2 अलग-अलग हिस्सों का उदाहरण लेना बहुत लाभदायक है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जो पलायन देखने को मिलता है, उसकी जड़ में कृषि संकट और भारी कर्ज है, यानी ये पूरी तरह से मानव निर्मित आर्थिक संकट है। वहीं दूसरी ओर बिहार और असम में हर साल आने वाली भयंकर बाढ़ लोगों को विस्थापित करती है, जो पूरी तरह प्राकृतिक आपदा है। इन सटीक केस स्टडीज को याद रखने से परीक्षा में बहुत मदद मिलती है। कारणों को अच्छी तरह समझने के बाद अब बढ़ते हैं इस रिपल इफेक्ट के अगले चरण पर, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका विरोधाभास। आर्थिक तौर पर देखें तो एक तरफ माइग्रेंट मजदूर शहर से पैसे यानी रेमिटेंस गांव भेजते हैं। इन पैसों से गांव में पक्के घर बनते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है और बेरोजगारी का दबाव कम होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गांव से युवाओं के चले जाने से खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की भारी कमी हो जाती है। इसे लेबर शॉर्टेज कहते हैं, जिसका सीधा और बहुत ही नकारात्मक असर कृषि उत्पादन और पूरी खेती की व्यवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल यही विरोधाभास हमें सामाजिक स्तर पर भी नजर आता है। सकारात्मक बात यह है कि शहर की जीवन शैली के कारण लोगों में आधुनिक विचार आते हैं, शिक्षा और साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ती है और शहरों के कामकाजी माहौल के कारण जातिगत भेदभाव में भी कमी आती है। लेकिन इसका एक बहुत ही दर्दनाक पहलू भी है। हमारा पारंपरिक संयुक्त परिवार टूट जाता है, युवा शहर निकल जाते हैं और पीछे गांव में बुजुर्ग बिल्कुल अकेले और असुरक्षित रह जाते हैं। इसके साथ ही शहरों में बेतहाशा भीड़ बढ़ने के कारण स्लम या झुग्गी झोपड़ियों का विकास होता है, जो अपने आप में एक अलग और जटिल सामाजिक समस्या है।
अर्थव्यवस्था और समाज से थोड़ा आगे निकलते हुए अब हम गहराई से चर्चा करेंगे समाज, संस्कृति और विशेषकर महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे अक्सर कृषि का महिलाकरण या फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। जब घर के पुरुष शहर चले जाते हैं तो गांव में महिलाओं पर इसका बड़ा ही गहरा और दोहरा असर होता है। एक तरफ तो वो परिवार की मुखिया बन जाती हैं, उनमें फैसले लेने की ताकत आती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHG से जुड़कर वे आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं। लेकिन सच कहें तो उन पर काम का अमानवीय बोझ आ जाता है। बच्चों की देखभाल के साथ साथ पूरी खेती और पशुपालन का शारीरिक दबाव भी उन्हें अकेले ही झेलना पड़ता है। इसके अलावा जो प्रवासी वापस गांव लौटते हैं वो बदलाव के वाहक बन जाते हैं। पहनावे से लेकर तकनीक के उपयोग तक गांव में आधुनिक जीवन शैली का प्रवेश होता है। इसके कारण कई पारंपरिक मूल्य और पुराने नियंत्रण कमजोर पड़ते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि गांव की राजनीति में भी भारी बदलाव आता है। लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिसका सीधा असर पंचायत चुनावों और स्थानीय राजनीति पर देखने को मिलता है। इन सूक्ष्म बदलावों के बाद अब हम परिदृश्य को थोड़ा बड़ा करते हैं और आते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और कोविड-19 के भारी झटके पर। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इन 3 समाजशास्त्रीय थ्योरीज को समझना और उत्तरों में शामिल करना बेहद आवश्यक है। पहला है कार्यात्मक दृष्टिकोण या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ये मानता है कि माइग्रेशन से श्रम का सही वितरण होता है और विकास आता है। इसके ठीक विपरीत है संघर्षवादी दृष्टिकोण या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जो इसे पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा किया जा रहा शोषण मानता है, जहां आर्थिक असमानता के कारण गरीबों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। और तीसरा है आधुनिकीकरण दृष्टिकोण, जो इसे परंपरा से आधुनिकता की ओर ले जाने वाले एक सामाजिक परिवर्तन के सशक्त माध्यम के रूप में देखता है। और फिर आया साल 2020। कोविड-19 महामारी ने इस पूरी प्रवासी श्रम व्यवस्था का एक भयानक स्ट्रेस टेस्ट लिया। इसे 3 स्पष्ट चरणों में समझा जा सकता है। पहले, शहरों में अचानक काम बंद हुआ और लाखों लोगों के रोजगार पल भर में छिन गए। दूसरा, हमने इतिहास का सबसे बड़ा रिवर्स माइग्रेशन देखा, जहां बेबस लोग पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़े। और तीसरा चरण, जब ये लाखों लोग वापस गांव पहुंचे तो पहले से ही कमजोर चल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इतना भयंकर दबाव पड़ा कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और खाद्य संकट जैसी स्थितियां पैदा हो गईं। इस व्यवस्थागत झटके को समझने के बाद अब हम इस विश्लेषण के अंतिम खंड पर आते हैं, सरकारी प्रयास और हमारा निष्कर्ष। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिद्धांत वास्तविक दुनिया में कैसे काम करता है। भारत में प्रवसन के प्रभाव को समझने के लिए 2 बहुत ही स्पष्ट मॉडल हैं। एक है केरल मॉडल, जहां लोग विदेशों में काम करने जाते हैं और उनके द्वारा भेजे गए अंतर्राष्ट्रीय रेमिटेंस से केरल के गांवों में उच्च स्तर का विकास हुआ है। और दूसरी तरफ है पंजाब मॉडल, जिसकी पूरी कृषि व्यवस्था ही आंतरिक मौसमी प्रवासी मजदूर, मुख्यतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रमिकों के कंधों पर टिकी हुई है। ये स्पष्ट है कि विकास के लिए कुछ हद तक पलायन स्वाभाविक है, लेकिन मजबूरी में होने वाले डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई अहम सरकारी कदम उठाए गए हैं। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम गांव में ही रोजगार की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बुनियादी ढांचे को सुधारती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को आर्थिक संबल देता है और कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के योग्य बनाते हैं। परीक्षा में इन योजनाओं के पूरे नाम और उनके उद्देश्य लिखना उत्तर को बहुत प्रभावशाली बनाता है। इस संपूर्ण और गहन चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरे प्रश्न पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। क्या गांवों से शहरों की ओर होने वाला यह पलायन केवल एक बीमार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लक्षण है जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है, या फिर यह भारत के तेजी से होते आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक उत्प्रेरक है जिसे रोका नहीं जा सकता? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं संतुलन में निहित है, जहां हमें मजबूत ग्रामीण विकास भी चाहिए और सुरक्षित प्रवासन नीतियां भी। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना जारी रखें।